Namaskar. Good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Happy New Year to all the viewers. Today we are in our 64th episode और हम लोग आप लोग की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ताकि 2021 नई उम्मीदें आप लोग के सपने को साकार करे एंड ऑल्सो वी वांट a COVID free country in 2021. Today, in our 64th episode, our guest is पंडित गोविंदो बोस, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपने ताल वाद्य से नई ऊंचाइयां प्रदान की। मैं आप लोग के समक्ष पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन में पंडित गोविंदो बोस को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दादा, आप कैसे हैं दादा? मैं तो ठीक हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ नवरुण भाई, सौरभ भाई, गौरव भाई, बहुत आभारी हूँ आप लोगों को क्यों ना मुझे याद किया। मेरा अंकल, मेरा गुरु पंडित रविशंकर जी, उनके 100 ईयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है। ये बड़ी सुख की बात है, बड़ी आनंद की बात है। ये होना चाहिए और मेरे ख्याल से पंडित जी को, पंडित तो बहुत है हम लोग देश में, भारत इंडिया में इतना पंडित है। तो मैंने लगता है पंडित जी को संगीत सूर्यो कहना चाहिए, क्योंकि सूरज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहले आमंत्रित करना चाहता हूं गौरव मुलुनकर दादा को, जो आपके साथ इस बातचीत की आगे बढ़ाएंगे। On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, Gaurav da, Happy New Year. What a pleasure. Varun, we are beginning again, continuing our this wonderful series. Many people have been asking me, आप लोग कब फिर शुरू कर रहे हैं? And नए साल में नए उत्साह लेके और इस प्रार्थना से कि सारे विश्व में हम लोग कोविड से मुक्त हों और हम अपना काम, अपना संगीत को आगे ले जाएं। गोविंद दादा, माय प्रणाम टू यू। मैं आपको प्रणाम करता हूं एंड आई वेलकम यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बिकॉज मुझे पता है कि आज आप जो भी कुछ बोलेंगे हम लोग को उसमें बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिश्ता रहा है हमारे गुरु पंडित रविशंकर जी के साथ वो बहुत गहरा रहा है और वो बहुत लंबे साल तक रहा है। तो हमको प्लीज आप बताइए आप उनके बारे में आज। मैं जरूर कोशिश करता हूँ पुराने जो बातें इस जमाने को, न्यू जनरेशन को भी ये मैसेज देना है। तुम लोग तो अब इतना नया नहीं हो, तुम लोग भी अभी 50 आसपास घूम रहे हो, सब ठीक है। तो मैं जो शुरू करना चाहता हूँ इसी बात से, ये मेरा मैसेज है, जो पंडित तो इंडिया में बहुत अब हो रहा है, चल रहा है, गाना बजना बहुत आगे जा रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक्सेप्ट किया, या साउथ का म्यूजिक, नॉर्थ का म्यूजिक, दोनों तरफ से ही ये बहुत आगे जा रहा। ये बहुत खुशी की बात है। मैं पंडित जी के बारे में यही कहूंगा कि उनको अगर संगीत सूर्यो कहा जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि सूरज बिना कुछ नहीं बचता है। एक पेड़ भी अगर सूरज नहीं हो तो वो बचता नहीं है, मर जाता है। तो म्यूजिक में पंडित जी को जो देन है, जो देन था, तो वो सूरज से कुछ कम नहीं है। म्यूजिक का लाइफ है जो पंडित रविशंकर जी, ये मेरा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मैं जिस घराना से आया हूं, ये मेरे पीछे मेरा पिताजी का तस्वीर है। ये पंडित अनाथनाथ बोस, ओनली द बंगाली पर्सन जो स्टेट म्यूजिशियन था, रायगढ़ स्टेट का, राजा चक्रधर सिंह का। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसमें गाना बजना का 3-4 पीढ़ी से गाना बजना चल रहा।
तो मेरा पिताजी को अंकल ने, काका ने दादा बोलते थे, मेरा गुरु को भी दादा बोलते थे, लेकिन मेरा गुरु पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के साथ बड़ा अच्छा संबंध था अंकल का। इतना अच्छा संबंध आजकल के जमाने का कलाकार सोच भी नहीं सकता। कलकत्ता जब पंडित जी आए थे तो गुरुजी के घर में ही थे बहुत साल, और गाना बजना प्रैक्टिस इसके बारे में क्यों ना, मेरे गुरुजी का घर में एक फाउंडेशन था, वो झंकार बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था म्यूजिक का, उसमें सब कलकत्ता का जो अच्छा कलाकार, अच्छा आदमी, सब उसका मेंबर था। जैसे आपको बता रहे थे, उसमें मेंबर था सत्यजीत रे थे, पहाड़ी सन्नाल थे, और भी ध्रुवतारा जोशी थे। आप लोग जानते हैं, इस आजकल का जनरेशन नहीं जानते ध्रुवतारा जोशी को। वो इनायत खान साहब का सबसे करीब अच्छा शागिर्द था। एक्चुअली बिलात खान साहब, जब मैं थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा क्योंकि मैं आ रहा हूँ, मेन स्ट्रीम में आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भूमिका होता है ना, आलाप होना चाहिए। आलाप नहीं होने से तो हाथ गर्म नहीं होगा तो कैसे बजेगा। तो फिर क्या है, तो बिलात खान साहब जब 10-11 साल में इनायत खान साहब गुजर गए थे, तो पूरा तालीम ये डीटी जोशी ने किया था। क्यों ना बिलात खान साहब हमको बताए थे, जो अगर जोशी दादा नहीं होता था तो हम सितारे नहीं बांध सकता, क्योंकि इतना कम उम्र में हमारा पिताजी गुजर गए थे। घराना को संभालने के लिए हमको इतना मदद किया, इतना हमको रास्ता दिखाया, जो मैं आभारी हूं। तो इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये लोग सब वो झंकर का मेंबर था। तो उसमें सारे कलाकार आके गाना करते थे। हर महीना वो बैठक होता था, उस जमाने में बैठक होता था, 200-300 आदमी बैठ के गाना बजना सुनते थे। तो उसमें पहले कलकत्ता का प्रोग्राम मेरे गुरुजी, ये सब आजकल के जमाने में लोग नहीं जानते, पहले प्रोग्राम कलकत्ता का गुरुजी अरेंज किया था, वो झंकर में। तो उसमें प्रोग्राम होगा तो गुरुजी को पूछा, जे गेंदा तबला क्या होगा? तो बोला जे देखो, मैं तुमको एक नया तबलिया देंगे। मैं तो बहुत बच्चा था। उनका नाम पंडित कानाई दत्त। कानाई दत्त का पहला प्रोग्राम था, कानाई दत्त का कलकत्ता में पंडित जी का पहला प्रोग्राम था। तो बोला दे, तो थोड़ा सा ज्ञान को बोला, देखिए मेरा पहला प्रोग्राम है, तो अगर यह आपके पास, तो यहाँ संता बस्तर जी है, अल्लाह का खान साहब है, ये लोग सब है। तो बोले देखो, तू हमको ट्रस्ट करते हो ना, तो मैंने जो कहा वो करो, वो अच्छा होगा। तो वो प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ था। उसके बाद पंडित जी ने कानायदा को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा था। तो एक किस्सा जो आजकल के जमाने का लोग नहीं जानते हैं। तो पंडित जी को बजाने का 2-3 जो उनका दिमाग में चलते थे, ये मैंने नोटिस किया। मैंने बहुत दिन उनके साथ था, उनके क्यों ना, मैं आपको बता रहे हैं। हर स्टेट में उन्होंने बजाने जाते थे, तो 2 दिन पहले वहां पहुंच जाते थे, जो किसी कलाकार को आज तक नहीं देखा। मैं भी बहुत बजाया, बहुत कलाकार के साथ मैं बजाया, तो मैं किसी को नहीं देखा जो 2 दिन पहले वही शहर में वो पहुंच जाते थे। क्योंकि उस स्टेट का एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिस करने का इतना सीरियस था फ्रॉम बिगिनिंग। मैंने जब बच्चा था, जब देख रहे थे, मैं अभी 75, मैं लास्ट तक देखा उन्होंने इतना सीरियस रिगार्डिंग प्रोग्राम के बारे में। तो उन्होंने 2 दिन पहले आते थे, ठहर के प्रैक्टिस करते थे, जो तबलिया बजाएगा उनके साथ थोड़ा अंदाज ठीक करते थे। क्यों ना, क्लासिकल प्रोग्राम इतना तो मामूली बात नहीं है ना, जो चलो बैठ गया, हो गया, कर लिया, जो आजकल देखता है। आजकल तो एक फैशन बन गया। कोई कलाकार आते हैं ना, प्लेन से आते हैं, आके होटल भी नहीं गया, सीधा कॉन्फ्रेंस,
ग्रीन रूम में कुर्ता कपड़ा चेंज करके स्टेज पे बैठ जाता, वो भी अनाउंस करते, मैं अभी उतारा, अब सुनिए। तो ये सब नहीं था पंडित जी का। 2 दिन पहले जाते थे पंडित जाके उन्होंने ठीक ठाक करके 1-1.5 घंटा क्या बजाएंगे, वो पहले से ही उनका थोड़ा सा होमवर्क। ये बहुत हमको अच्छा लगा बचपन से। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है जी, 1-1.5 घंटा मैं स्टेज पे बैठ के पहले शुरू में क्या करेंगे। तो मैं किसी कलाकार को नहीं देखा, मैंने बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत कलाकार के, सब कलाकार के साथ ही बजाया मैंने। ये उन्होंने चला गया, ये इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, जो उनको देखा मैंने, तो ये तो एक साइड गया। तो मेरा जो कहने का बात है, जो अगर गाना बजना करना है तो वेरी सीरियसली करना चाहिए। ऐसा ना हो जो 2-3 प्रोग्राम ले लिया, यहां बजाया, दौड़ भाग करके वहां चला गया, वहां जाके बजाया, ये एक टाइप का गाना बजना होता है जो आजकल हो रहा है। ये क्या है ना, ये आजकल का एक फैशन क्या है, ये अगर नहीं हो तो तुम कलाकार नहीं हो, तुम कितना बिजी हो ये दिखाने के लिए सब होता है। मैं बड़ा ये इसीलिए बता रही हूं क्यों ना, मैं आज इस जमाने का मैं सीनियर मोस्ट हूं, इसीलिए मेरा हक बनता है ये पहले जमाने के साथ इस जमाने का क्या चल रहा ये बताने के लिए गया। अभी मैं बता रही हूं उनके जो उन्होंने जब प्रैक्टिस करते थे, ये बड़ा मैंने दिल्ली में, उन्होंने जब ऑनररी मिनिस्टर था, वो लोधी 95 लोधी स्टेट, हमको याद है अभी एड्रेस, लोधी स्टेट में ऑन 95 में ठहरते थे। तो मिनिस्टर जो बंगलो होता है, वो लॉन होता है बड़ा, बहुत बढ़िया। तो उसमें मैं जब दिल्ली जाता था तो 2-3 हफ्ता मैं वहां ठहर जाता था, उनके क्यों ना कुछ सीखने के लिए। मैं गुरुजी इसीलिए बता रहा हूं, मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं तबला सीखा पंडित ज्ञान प्रकाश जी के पास, लेकिन संगत का जो रास्ता है वो क्या है ना, हम लोगों का तबला जो होता है, मैं जरा दायित्व लेके मैं बताना चाहता हूं, वो लहरा फॉर्मेट में होता है। जैसे पहले हाथ रेडी करने के लिए थोड़ा बहुत चीजें देते थे, हाथ थोड़ा सा हाइट बैठ गया तबले में तो छोटा छोटा टुकड़ा, उसके बाद छोटा छोटा कायदा, उसके बाद गत चक्रधार, इसको थोड़ा हाथ चलने लगा तो थोड़ा रेला हो गया, तो एक थोड़ा तबले का अंदाजा हो गया, लय जरा पक्का हो गया तो पेशकार। तो ये सारे चीज लाहौरा फॉर्मेट में। तो अभी भी इंडिया, हमको नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में मेरे ख्याल से तबला सिखा जाते हैं वो लाहौरा फॉर्मेट से। संगत कैसे किया जाए ये तो बहुत जरूरी है। मैं हमको अंकल गुरुजी ने हमको बताए थे, भाई मैं बनारस, पंडित जी आप लोग को सबको मालूम है, उन्होंने पैदा बनारस में हुआ था। तो उन्होंने बचपन में एकदम छोटा में तो नहीं उन्होंने सितार बजाया, उन्होंने डांस करते थे। उनके दादा पंडित उदय शंकर जी ने, उनका डांस ग्रुप था, उन्होंने जब घूमते थे ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने बचपन में डांस करते थे। करीब 14-15 साल में उन्होंने सितार शुरू किया। जो हम लोग का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है, शुरू में हम लोग अगर शुरू कर देते हैं 5-6 साल से ही, अगर नहीं तो बड़ा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको शुरू में होने से भी वो भी खत्म नहीं होता है। एक जीवन का लगता है वो भी छोटा है, अगर 2-3 जन्म लगे तो अच्छा है। तो उन्होंने थोड़ा देर में शुरू किया, हमको बताया, उन्होंने जो बताया मैं आपको आप लोग को बता रहे हैं। तो फिर सितार पे कॉन्सेंट्रेट किया, फिर इतना प्रैक्टिस किया। मुझे ये भी मालूम था, मेरा गुरुजी हमको बताए थे, मैं उनके पास भी सुना, उन्होंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। ये सब मैं किसी लिए बता रही हूं, क्या डेडिकेशन था, क्या उनके म्यूजिक के ऊपर कितना उसके ध्यान था, उनके कितना कंसंट्रेशन था, उसको कितना प्यार था, उसको क्या इज्जत करते थे। उन्होंने पेपर भी नहीं पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे तो रात में, दिन भर इसी ये चलते थे। उनका थोड़ा म्यूजिक के बारे में इसीलिए बता रहे हूं, हम लोग जब लोधी स्टेट में ठहरते थे या हम बनारस में बोला लेते थे, मैं चला जाता, हम लोग उनको वहां वर्कशॉप होता था,
उसमें अभी जो जितना कलाकार उनके संगीत बजाते थे अच्छा, जैसे वो विश्वमोहन विशु भाई, तरुण वो जो संतूर बजाते हैं, और वो सितार बजाते हैं, वो क्या क्या राव, क्या ये गौरव भाई, उसका क्या नाम है? शुभेंद्र राव। हाँ, शुभेंद्र राव, पार्थ सारथी, रमेश मिश्रा, और ये लोग सारे सब आदमी, हम लोग वर्कशॉप करते थे, उनके तालीम चलते थे, हम लोग बजाते थे, कभी कभी छोड़ देते थे, बजाओ तुमको इसको जवाब थोड़ा दो, ऑन स्पॉट कुछ क्रिएट करो, कोई गुरु का कोई गात टुकड़ा नहीं मत बजाओ, कोई रेला मत बजाओ, कुछ एस्थेटिक सोचो बजाओ। तो ये संगत करने का जो उनको जो मौका देते थे, ये भी मैं बड़ा दायित्व लेके मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने उनके साथ जितना तबलिया बजाया, सब मेरे सहमत होगा मेरे बातों से। हर 2-3 कलाकार को देखा, एक मिनट के कम, 1 मिनट के अंदर तबले का जवाब चाहते थे, जो एक पंडित जी को ज्यादा देखा। अब बाकी मैंने ये भी देखा 8-10 मिनट बजा लेते हैं अपने ढंग से अपना कुछ, उसके बाद उन्होंने घाड़ हिलाया, अब थोड़ा बजाओ। हाँ, तो ये एक स्टाइल होता था। और ये आदान प्रदान जो गिव एंड टेक जो होता है ना, जो हम बजाया तुरंत उसको जवाब दो, ये पंडित जी का लगता है स्टाइल है। ये स्टाइल पहले नहीं था, इन्हें उन्होंने ही पैदा किया, क्यों ना। जो तब क्या होता है ना, जे आलाप तो जो हुआ, आलाप में तो जो करना है, जो शिक्षा था, जो प्रैक्टिस था, जो तालीम था, जो क्या बताए रागदारी था, सबको दिखाने का मौका मिलता है आलाप में, जोड़ में, झाला में। फिर गज जब आते हैं तो वही आदान प्रदान का जो दो छोटा छोटा करके ये पंडित जो दिखाया, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा है। क्यों ना, इसमें क्या होता है ना, एक महल बनता है। और अगर अपने आलाप की तरह फिर आप 10 मिनट बजाया कि 15 मिनट बजाया, उसके बाद तबले को छोड़ा, तो उसमें क्या होता है, वो हमारा ख्याल से वो रिपीटेशन हो जाता है। आलाप में जैसा 10 मिनट आप बजा दिया, वो क्या है ना, आलाप लाइफ पे ऊपर आलाप हुआ, उसके बाद आपको बजाने दिया। इसमें क्या होता है ना, तबला जो बजाते हैं वो अपना ढंग से कुछ बजाएंगे, क्यों ना 10 मिनट आपने जो बजाए हो तो याद रखना मुश्किल है ना, क्या क्या आपने किया उसमें। तो अगर 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आपने जो किया है वो हमको याद रहता है, वो आपको जवाब देने का मौका मिलता है, उसमें एक महल बनता है। एक उनका स्टाइल, मैं थोड़ा इस जमाने को जो लोग गाना बजना करते हैं, बजाते हैं बच्चे लोग, मैं उनको सब बोलना चाहता हूं, इसी ढंग से उन्होंने बजाते थे। और एक मैं उनके बारे बजाने के बारे में जरूर कहूंगा, जो एक जब उन्होंने, मैंने देखा जब मीर अंक का कुछ काम करते थे, उसमें तुरंत कोई सपाटपट नहीं मारते थे। जो सिलसिला है, मेरे ख्याल, मैं बार बार जो कहने चाहता हूं, एक ही बात मैं बार बार बोलना चाहता हूं, जो स्टेप बाय स्टेप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो ढंग है, जो चर्चा है, जो सिलसिला है, वो मेंटेन करना जरूरी है। मैंने कुछ मीर का कुछ आलाप के थोड़ा मैंने लयकारी करते करते झटक से एक तन बजा दिया, इस कुछ जमजमा कुछ कर दिया। वो क्या होता है ना, जो लोग सुनने वाला है उसमें जो लोग जिसको शिक्षा प्राप्त है, वो जो लोग गाना बजना करते हैं, वो लोग को अच्छा नहीं लगता। क्यों ना, एक स्टेप बाय स्टेप गाना बजना का जो महल बनता है, एक बंच होता है ना, जो गुलदस्ता बनता है, उसमें अगर आपने गुलदस्ता बनाने में भी एक तरीका होता है। अच्छा गुलदस्ता बनाना सबको नहीं आता है। तो म्यूजिक के बारे में मेरा यही कहना है इस जनरेशन को, जो ये भी सोचो एक राग को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए पहले, फिर उसको विलंबित में क्या होना चाहिए, उसमें क्यों हम 4 गुण 6 गुण में क्यों तान बजाए या गाए, ये तो नहीं होना चाहिए। तो आजकल ये भी होता है, ये आप अगर इसको अब स्टार बोले, इसको कुछ नया ढंग बताए, या इसमें कुछ क्या बताए,
जो भी आप कुछ बता सकते हैं तो, लेकिन जो भी कुछ बता सकते, जो भी कुछ करने का नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में होना नहीं चाहिए। सिलसिला जो शुरू से हुआ था, अगर देखा जाए तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। जो पंडित जी बार बार बोलते थे सबको, जितना आदमी पंडित जी के पास आते थे सबको बोलते हैं, देखो बड़ा सीरियसली सोचो, सीरियसली एक के बाद एक क्या होना चाहिए। ये मैंने अलियाबा खान साहब, उस्ताद अलियाबा खान साहब को देखा, उन्होंने भी इसी ढंग से, इसी हिसाब से ही सिखाया, उन्होंने बजाया, उन्होंने Yeah. The connection is there. Yeah. আপনার আওয়াজটা চলে গেছে, your voice is not heard. I think your voice is gone, Dada. Sound. It's mute now. Your voice is mute. If you unmute it, I think it should come back. ওকে Now, ওকে, এখন yeah. ঠিক আছে। একদম ঠিক আছে। Please continue. Very nice. Very interesting. I'm so happy to hear. সরি তো আমি কি জানো বলছিলাম, হ্যাঁ ওই যে তো ডোবালেনে বাজাতে এসেছেন, तो बजाने आए थे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने साजोज मिला के पहले बोल रहा है हाथ जोड़ करके, देखिए मैंने थका हुआ है, मैंने इतना इधर उधर बजाया, जो मेरा नखुन जो है वो जरा बैठ गया है, अगर कोई गलती हो जाए तो हमको माफ कर देना। ये तो आजकल कलाकार सोच भी नहीं सकता है। उस्ताद अलियाबा खान साहब, पंडित रविशंकर जी ये बात अगर कहे तो ये कितना बड़ी, कितना, अब बताइए अब लोग ये म्यूजिक के ऊपर कितना इन लोग का श्रद्धा था, म्यूजिक को कितना डरते थे, म्यूजिक को कहाँ उन लोग सोचते थे। ये बहुत जरूरी, मैं मैसेज इसीलिए दे रहा हूं। पंडित रविशंकर जी क्या है, पंडित रविशंकर जी कितना बड़ा कलाकार है, ये सब लोग बताएंगे, ये तो सब लोग जानते भी है। उन्होंने जो इतना काम उन्होंने करके, उन्होंने बजा के गए, जो आर्काइव में जो है, जो इंडिया में किसी कलाकार को नहीं है, ये भी उन्होंने ध्यान दिया था। ऑर्गेनाइजर से उन्होंने यही बात करते थे, मैंने सुना खुद, ये देखो तुम एक रख दो, वो तुम हमको ओरिजिनल हमको दे दो, एक कॉपी तुम रख लो। तो इसी हिसाब से अब 200-300 घंटा आप पंडित जी का है हम लोगों के पास, जो किसी कलाकार को नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है, ये बड़ा अफसोस की बात है, क्यों ना हम लोग लॉस किया है, क्यों नहीं है। अब देखिए आमिर खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब जैसा कलाकार को 2-3 रिकॉर्ड ऑफिशियली हुआ, बाकी यहाँ हुआ कॉन्फ्रेंस से जो हुआ उससे लेके अब उन्होंने चला गया, उस थोड़ा इधर उधर करके हो रहा। तो एक बड़ा दुख की बात है, क्यों ना ये तो खुद कलाकार को सोचना चाहिए। जी मेरा जो, हम लोग जब गाना बजना किया था उस टाइम क्या म्यूजिक रिकॉर्डिंग का इतना सुविधा नहीं था, लेकिन उसी भी अंतर उन्होंने ये सब किया है। पंडित जी ने खुद उन्होंने सोचा था। तो आज पंडित जी नहीं है, लेकिन पंडित जी का जो विशाल 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 जो समंदर है, जो सूर्य है, उस टाइप का सारे चीज उन्होंने छोड़ के गए। अब सोचो, सुनो, उससे कुछ बनो। मैं तो यही कहूंगा, जो हम लोगों का जो सूरज, जो 2-4 सूरज पैदा हुआ था इंडियन, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, उसको सुनो, उसको स्टडी करो, तो उसमें कुछ हो जाएगा, उससे कुछ बन सकता हो। पंडित जी को मैंने हर टाइम म्यूजिक के बारे में ज्यादा बात करते थे, क्योंकि मैंने जब लॉन्च में बैठा, टेबल गोल टेबल था वो लोधी स्टेट में, गौरव तुमको याद है ना, लोधी स्टेट में बड़ा टेबल था, डाइनिंग टेबल। Yes, yes, दादा। हाँ, तो उन्होंने बैठते थे, खाना हम लोग खाते थे, अब बाया हाथ पे टेबल में ताल देके एक तिहाई और एक रास्ता बताया, और जितना लोग हम लोग एक साथ खाने बैठे, सबको बोलता है इसको जवाब सुनाओ, इससे अभी सुनाओ। अब कोई गुरु का कोई बना हुआ पहले से तिहाई नहीं सुनना चाहता हूँ, कोई गद फद नहीं सुनना चाहता हूँ।
मैं अभी तुमने ये रास्ता का कुछ दिखाओ, ये रास्ता का कुछ सोचो, ये रास्ता को हमको कुछ बताओ। तो ये हर टाइम, हर मोमेंट, माने खाने का टाइम भी तालीम के जो उन्होंने जो हम लोग को दिखा के गए हैं, तो उसका तो कोई अनमोल है, उसका मूल कोई, उसका कोई क्या बताए, बताना मुश्किल है। जो पंडित जी का जो देन था को अब कौन साइड बताए। उन्होंने वर्कशॉप किया, उन्होंने फ्यूजन किया, उन्होंने डुएट किया, उन्होंने जितना जितना प्रोग्राम किया है उसमें एक अलग अलग तरीका से, अलग अलग ढंग से उन्होंने पेश किया था प्रोग्राम को। मैंने ये सब नोटिस किया बचपन से। ये उनके जो प्रेजेंटेशन था वो भी सीखने का लायक है। जो कैसे बैठना है, कैसे अब गाया, झटक से बैठ गया, माइक्रोफोन थोड़ा सा देख के शुरू कर दिया, ये नहीं होना चाहिए जो आजकल कभी कभी होता है। दादा, योर साउंड इज गॉन अगेन, आपका साउंड फिर चला गया है। सो आप असल में ना चला गया है दादा, एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करिए। म्यूट करो, नाउ इट्स फाइन। हाँ, अच्छा, तो कभी कभी कैसा होता है, तुम थोड़ा यहाँ रहो। तो फिर मैं कहाँ थे, क्या बता रहे थे? हाँ, उनका जो वो जो भी कुछ करते थे, एक सिलसिला होता था। हाँ, वो सिलसिला में देखिए, उन्होंने जो फिल्म का म्यूजिक किया, उन्होंने जो राग, जो कंपोजिशन किया, मैं क्या बताऊं। मैं एकटा बात तो मैं अभी बोलने का हमको बहुत इच्छा हो रहा हो। एक बार शिप्रा जी को तालीम कर रहे थे परमेश्वरी बाहर में, तो परमेश्वरी मैंने वही पहले सुना, सुबह का इतना राग सुना परमेश्वरी, उसके हार्ट के एक नया रास्ता। देखिए, मैं भी थोड़ा गाना का अंदाजा है, क्यों ना, मैं तो गवाइयों का लड़का हूं ना, मैं तो सिंगर का लड़का हूं, तो मेरा भी रागदारी का थोड़ा तालीम भी है, मुझे याद भी है, मैं थोड़ा कंपोजिशन भी करता हूं। तो सुन के बड़ा चौंक गया। तो हो गया, तालीम वालीम हो गया, रिकॉर्डिंग कर लिया, सब कर लिया। मैं सिपाही को रात में बताया, अरे भाई, इतना सुबह का राग हट के ये कैसे परमेश्वरी, क्या बात है। तो इतना हमको अच्छा लगा। तो मैं कलकत्ता जब लौट के, उसमें मैं एक धुन बनाया था, तो वो धुन बना के एचएमपी के रिकॉर्ड किया सिपरा जी से। तो वो रिकॉर्ड करके मैंने भेजा था गुरुजी को। तो गुरुजी तुरंत उसके वहां से फोन किया, फोन करके बताया, अरे गोविंद, तू तो बहुत बढ़िया बना दिया। मैंने इसमें एक ढंग भी किया था। मुखड़ा बनाया मैंने कहारवा में, और अंतरा मैंने बनाया रूपक में। दोनों ताल को मैंने एक साथ किया, और उसमें कोई जार्क भी नहीं है। तो ये उनसे मैंने सीखा कैसे उन्होंने राग, अब कौन सा राग बताया उनका, तिलोक साम, क्या गौरव, अरे उन्होंने जो राग बनाया, बस ब्यूटीफुल। परमेश्वरी है, तिलक श्याम है, बैरागी है, नवगौरव है। हाँ, एकदम बिल्कुल। मोहन कौंस है, तो चारू बहुत है, गौरव, बहुत राग है। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं, जो उन्होंने, अरे भाई वो भी तो है ना, वो जो लाइट थोड़ा रसिया रसिया जो अलीओ खान साहब के साथ हुआ ना, डुएट है ना, रसिया, उनके सोलो भी है, उनके साथ भी है, उस्ताद जी को अलीओ खान साहब के साथ भी है। और भी एक बात बड़ा राइट। तो मैं और एक बात बोलना चाहता हूं, जो डुएट के बारे में, कैसे डुएट बजाना जाते हैं, कैसे डुएट बजाना चाहिए, तो पंडित रविशंकर जी उस्ताद अली अकबर से, खान साहब से सीखे कि डुएट बजाने का ये ढंग नहीं है। मैं क्या ज्यादा जानता हूं, मैं कम जानता हूं, या ये हमड़ी करके जो ज्यादा बजा लिया, कम बजा लिया। कितना प्रोपोर्शन सेंस है, कितना एक से एक जुड़ा हुआ है, जो डुएट सुन के लगता है कि हा क्या बात है।
तो ये डुएट को भी उन्होंने एक नया दिशा दे के गया है। कितना दिशा इंडियन, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कितना दिशा ये दोनों ने दे के गए हैं, पंडित रविशंकर जी एंड उस्ताद अली अकबर खान साहब। ये दोनों ने भाई भी था, क्या बताए ये दोनों का कमाल का ये दोनों। अब तो ये नहीं बताएंगे होएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। ये जो इन लोग का देन था, इन लोग का प्यार था म्यूजिक में। और गुरु को मानने का ये भी एक शिक्षा जो हम लोग देखा बचपन में। गुरु को कैसे माना जाता है, गुरु को कैसे माथा के ऊपर रखना चाहिए, गुरु को कैसे याद करना चाहिए, ये भी सीखने का सब कुछ उनके पास जो गया। अब मेरे ख्याल से वो भगवान है, वो बहुत खुशनसीब है जो उनसे जाके मिला। क्यों ना सब कुछ सीखा, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या कुछ करना, सब कुछ एक इंसान को बचपन से आखिरी तक है जिंदगी का क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, सब उनके पास सीखने का लायक है। जो खुशनसीब उनसे मिला है, जो तबलिया उनसे बजाया, तो एक खुशनसीब मैं समझता हूं। और भी एक बात बहुत यकीन के साथ बोलना चाहता हूं, उन्होंने अगर 50 साल एक्सपीरियंस तबला प्लेयर के साथ बजाए वो भी बहुत खूब है। जिन्होंने 5 साल बजाया उनके साथ भी बजाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये कैसे होता है, ये भी खूबी का बात है। एक 7-8 साल सीखा कोई तबलिया, उसको लेके उन्होंने प्रोग्राम कर लेते हैं, ये भी मैंने देखा। ये चौंकने का बात है। अब 30 साल 40 साल सीखा, उसको भी साथ बजा लेते हैं। ये भी उनके क्या बताए, ये भी महत्वपूर्ण बात यह है, ये बहुत बड़ी बात है जो म्यूजिक को कितना प्यार, कितना जानकारी, कितना सोच होने से ये हो सकता है, ये कर सकता है एक कलाकार। ये सब बात हर आदमी नहीं जानते हैं, नहीं सोचते, नहीं देखा, नहीं उभर लोग किया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं यंग जनरेशन यही बताऊंगा बार बार कि उनको जितना कुछ छोड़ के गया है, भाई सुनो, क्या अच्छा गाना करते थे, मेरा पास है, शिप्रा जी को तालीम करते थे, उनका क्या ध्रुपद का क्या अंदाजा था, आवाज थोड़ा पतला, कितना सूर में क्या क्या काम करते थे। मैं ना क्या बताऊं, उनसे इतना हम लोग मोहित हो जाते थे जे बड़ा मुश्किल। और कुछ सितार में कुछ नया कुछ चीजें उन्होंने पैदा किया, जो क्रिंटन जो बोलता है। क्या गौरव मैं ठीक बता रहे हूँ, सितार या तुम है, बोलो। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। तो जो क्रिंटन है, जो मीड का बात है, जो खरच का जो बात है, उन्होंने ही तो पहला पैदा किया, पहले दिखाया है ना गौरव जी दादा। बात मैंने निखिलदा के पास भी देखा। लेकिन पहले तो पंडित जी ने जो खरच के ऊपर जो उन्हीं खरच के ऊपर जो उन्हें आलाप किया है, वो तो उससे पहले मैंने सुना ही नहीं कभी। क्या बात गौरव जी है ना, तुम तो सगरे बताओ ना। जी दादा जी, एकदम ठीक है। तो उन्होंने जो, मैं क्यों संगीत सूर्यो क्यों नाम बोलना चाहता हूँ, क्यों ना सूर्य किरण छोड़ के तो आदमी नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। अगर सूर्य किरण नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, सब लोग मर जाएगा, है ना। तो उनको म्यूजिक के बारे में अगर रविशंकर जी नहीं है तो कुछ नहीं है। उनके अंदाज, उनके सोच जो देन उन्होंने दे के गए हैं, ये मानना पड़ेगा। जो हम लोगों का जो म्यूजिक जो संपद है, जो हम लोगों का जो ये चीज है, इसको पकड़ने में जो मदद करके गए हैं, जो छोड़ के गए हैं, जो सारे चीज छोड़ के गए हैं, इसको इस्तेमाल करने का जरूरत है। और इसको जरा सा सोचो, सुनो और करो। और एक मैं कहूंगा, मैं पंडित जी का फाउंडेशन में बोलने आया हूं, और भी एक कलाकार को बारे में कहूंगा जिसको सोचो, सुनो और कुछ करो, उस्ताद आमिर खान साहब को। आमिर खान साहब को भी बारे में हमको पंडित जी बताया।
उसको जो रागधारी, उसका जो अंदाजा, उसको जो सरगम का पैटर्न उन्होंने जो किया है, हाँ, तो वो भी सुनने का जरूरत है, उसको भी सुन के कुछ लेने का जरूरत है। मैं ये मैसेज यंग जनरेशन के लिए, ये इस जमाने का कलाकार के लिए मैं बता रहा हूं। क्यों ना, मैं कितना दिन रहेंगे पता नहीं, ये जो मौका मिला, मैं मैसेज सबको देना चाहता हूं जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक करते हैं, गाने में, इंस्ट्रूमेंट में या तबले में। तबले का कितना जानकारी था उनका, कितना मजा लेते थे। अब उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के साथ अब बजना सुनिए ना, पहले का कितना दोनों मिलके कितना मजा लेते थे। ये भी तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक अलंकार है, एक जान है। एक तरफ से बाजरा, उसके बाद थोड़ा तबला बजा, ये जानकारी नहीं है जो मिलजुल के म्यूजिक, जब ताल आया आलाप के बाद, तो होना जरूरी है। कितना सूझबूझ था, कितना सोच के कितना बदल किया उन्होंने, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने कितना बदल किया है। ये मेरा कहने का बात है। अली अकबर खान साहब, जो मैं 4 कलाकार को नाम तो आज मैं जरूर लूंगा, उस 4-5 कलाकार को नाम तो जरूर लूंगा। क्यों ना, उस्ताद पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, उस्ताद बिलात खान साहब, ये इंस्ट्रूमेंट में, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ख्याल में उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, ये लोग को तो भाई सुनना जरूरी है। और अब घराना का बारे में बात किया जाए तो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीका से, अलग अलग मिजाज से क्या क्या कलाकार हम लोग को इंडिया में पैदा होके गया। मैं तो सराफत हुसैन खान साहब को बारे में बताऊंगा थोड़ा, क्यों ना, उन्होंने जो आगरा घराना को कैसे प्रोड्यूस किया, उनको गाने का तो इतना लयकारी था भाई, क्या बताओ। एक ताल में अगर फाक से इतना बाकी है, 24 मात्रा बाकी है, 24 मात्रा अभी आगे उनके साथ चलो तो लड़न करते करते आ गया सोम पे, तो कितना जानकारी, कितना लय का अंदाज होने से हो सकता है। और उस जमाने में ये गाना बजना नहीं था जो वो तबलिया छोड़ के हम नहीं बजाएंगे, वो जो जोंत्री है जो गावेगा, जो तबलिया ये चाहिए, हारमोनियम प्लेयर ये चाहिए, सारंगी प्लेयर ये चाहिए, तब गाना गाएंगे। क्यों भाई, हम लोग भी बचपन में जो जितना गाना बजना किया, किसी कलाकार को, ये तो टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम लोग नहीं भी जानते थे। कोई कलाकार कलकत्ता आते थे, हाँ, ग्रीन रूम में देखा क्या गाएंगे, थोड़ा सा देख लिया, पूछ लिया, चलो बाकी 2 घंटा 2.5 घंटा स्टेज में जाओ होगा, देखा जाएगा। वो बात तो नहीं है। अभी क्या है, वो तबलिया छोड़ के हम तो नहीं गाएंगे, वो तबलिया छोड़ के तो नहीं बजाएंगे। ये भी एक पैटर्न बांधते हैं, ये भी एक अच्छा मजा मिलता है। लेकिन वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो एस्थेटिक है, जो स्टेज पे जो तुरंत बनते हैं, है ना, वो मजा कहाँ है? वो मजा तो उस जमाने में था, वो जरूरी है, वो होना चाहिए। देखिए, और भी एक चर्चा जरूर करूंगा। पंडित जी जैसा लयदार आदमी पैदा होना मुश्किल है। उन्होंने तो वही आधा मात्रा को ताल नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया? मेरा बचपन में पिताजी के साथ सुना, ये माने एक है, इसको आधा किया जाए तो घर में तुम कुछ सोच के बनाया, तबलिया के साथ 1 महीना प्रैक्टिस करके कुछ बना के बजाया, कितना आदमी समझेगा, कितना आदमी ताल दे के सुनेगा? अगर तुम किस लिए बजाते हो, किस लिए गाते हो, श्रोता के लिए गाते हो, ऑडियंस के लिए, ऑडियंस अगर नहीं पता चला, ऑडियंस को समझ में नहीं आया, तो वो गाना बजना का क्या फायदा है? मेरे ख्याल से ये भी हमको, मेरे जो मैं जो कुछ ले रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर दे दीजिए, मैं बता रहा हूं। ये मेरे जो गलत है वो भी मेरा, जो ठीक है वो भी मेरा। तो ये भी मैं देखा, उस जमाने का आर्टिस्ट की क्या लय नहीं था। अली अकबर खान साहब बजाया, 8:30 बजाया, तो रविशंकर जी नहीं बजाया, जानते थे बजाया, लेकिन उन्होंने शायद गौरव भाई स्टेज पर ज्यादा 1-2 जगह बजाया होगा ना? तो हाँ, उन्होंने बजाया है, रिकॉर्ड भी किया है, कॉन्सर्ट है, बट ज्यादा नहीं था। जो
ट्रेडिशनल ताल्स है, जैसे पंचम सवारी है, तीन ताल है, शिखर ताल है, एग्जैक्टली ब्रह्म जो हमारी है, जो हमारी है, जो सवारी है, जाओ भाई, है ना, वो ताल बजाओ, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन तुमने लखी ताल, वो 18 मात्रा ताल बोल के तुम 9 मात्रा को डबल दिखा दिया, लखी ताल हो गया, ये कैसे मान लिया जाए? ये तो हम नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेंगे। जो विद्वान, थोड़ा विद्वा है पेट में, कुछ सीखा है, वो 18 मात्रा को अगर सिंगल में मैंने बजा दिया 9 मात्रा, हाँ, तो मैं लखी ताल नहीं बोलूंगा, उसको नसरूप बोलूंगा। मैंने 18 मात्रा में डबल में बजाया और सिंगल का 9 मात्रा में नखमा रखा है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको 18 मात्रा? 18 मात्रा के भी तब नखमा बनाओ, है ना? जी जी, ये भी एक बात है। এখন তোমরা आप लोग क्या हमको और क्या सुनने चाहते हो, क्या जानने चाहते हो, कहो। मैं तो एक ही बता रहे हैं, आप लोग बताओ क्या सुनने चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? एक मेरा क्वेश्चन आपको है, आपने जो बताया उसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। आपने जो म्यूजिशियंस है आप जिनको आज याद करना चाहेंगे, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, हाँ, लेकिन आपने जो मुझे पूछना है, आप तबले में किनको याद करना चाहेंगे? अरे बाप रे, तबले का बात तो नहीं आया। तबले की बात किया जाए तो हर घराने का एक तो लेजेंड पैदा हुआ, भगवान ने पैदा किया। कट्टे महाराज जी को पैदा किया, अजरारा को तुर्को खान साहब को पैदा किया, फरुखाबाद को अजरारा को हबीबुद्दीन खान साहब को पैदा किया। हाँ, वो अजरारा को, फरुखाबाद को तुर्को खान साहब को पैदा किया, किरमतुल्लाह खान साहब को पैदा किया। अब क्या बताए, को तबला बजाए। अब बनारस का तो बता दिया। इतना तबलिया जो कड्डे महाराज जी के बाद जो उधर किशन महाराज जी, गोदाई महाराज, वो मिश्र अनोखालाल जी, ये सब जो पैदा होके गया बनारस का, ये कोई जोड़ा बना मुश्किल है भाई। और फरुखाबाद का देखो कितना तबलिया। अब अजरारा में देखो, आप पहले जमाने का नत्थू खां का वो दिल्ली का घर के देखो, तो तबले में तो आजकल को बहुत ही तबला बजते हैं। लेकिन मैंने जो किया, लेजेंडरी को नाम किया, क्यों ना उन लोग को नाम लेना जरूरी है। इस जमाने का बहुत बच्चे लोग इसको नाम ही नहीं जानते, सुनना तो बहुत दूर के बात है। क्यों ना हम लोगों का रिकॉर्ड कहाँ है भाई? आमिर खान साहब, गुलाम अली खान साहब का 2-3 करके रिकॉर्ड है। ये बड़ा दुख की बात है, जहां कम से कम 50 होना चाहिए। तबला में भी तो हालत ऐसा ही है। अब देखिए किरमतुल्लाह खान साहब का एक बुढ़ापा में थोड़ा सा है, किशन महाराज जी का कहाँ, ये लोग का कहाँ है? रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं किया है। उस जमाने का ये चर्चा भी नहीं था इतना पेपर में और मीडिया में, जो प्रिंटिंग मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलने का उसका कुछ नहीं था। गाने बजने का कोई आर्टिस्ट का तस्वीर भी नहीं छपते थे, मैंने देखा नहीं। ये भी आजकल का जमाने का बहुत क्या बताए, खुशनसीब है आजकल का कलाकार को। हर चीज जहां बजाते हैं, जहां गाते हैं, तस्वीर आ जाता है। मीडिया कितना फास्ट हो गया, मीडिया के बारे जरिया कितना आदमी, कितना कलाकार एक दिन में कितना बड़ा हो जाते। अरे भाई, हम लोग गांव जाके, शहर जाके थोड़ा बहुत नाम कमाया, और आज लोग एक जगह बजाओगे तो सारा दुनिया तुमको जान जाएगा, अगर अच्छा बजाओ, अच्छा गाओ। तो ये बहुत बड़ी देन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पेपर वाले को। पहले जमाने में तो पेपर वाले म्यूजिक के बारे में चर्चा ही नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे। मैं तो बचपन में किसी कलाकार को तस्वीर नहीं देखा भाई पेपर में। आजकल तो खुशनसीब है आजकल का कलाकार, जो बहुत एक दिन में बहुत कुछ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बताओ क्या और क्या चाहिए, सुनने चाहते हो? तो आपने बनारस घराने का बताया, आपने फरुखाबाद बताया, आपने अजवाड़ा बताया, दिल्ली घराने में पंजाब का उस्ताद फिरोज खान साहब, कादिर बख्श जी, उनके जो अल्लाह खान साहब, आबी जाकिर भाई,
आप लखनऊ में कितना है, वो तो आफाक हुसैन खान साहब, उसके वालिद, उसके ग्रैंडफादर अभी सपन बजा रहे हैं। तो बनारस के भी है, अजराला भी है, फरुखाबाद भी है, दिल्ली का भी है। हम लोगों का एक घराना, मैंने शंकर दादा से बोला था, जो अनिंदो भी एग्री किया था, जे भाई देखो हम लोगों का पांचवा घराना मैं हम लोग सीखा है बजाते। मेरे गुरुजी 5 घराना तबला तालीम प्राप्त हुआ, हम लोगों को दिया था, हम लोग सीखा बजाते। तो व्हाई नॉट कलकत्ता घराना भी होना चाहिए। तो मैंने बोला तो अनिंदो भी बोलने लगा, शंकरदा भी बोल के गया, मैं भी बोलता हूँ जहां बजाते कलकत्ता घराना। क्यों ना एक एक कलाकार एक एक जगह जाके वहां गांव का, वहां विलेज का नाम के ऊपर घराना बनाया है। तो दिल्ली घराना मेन, उससे लखनऊ आया, लखनऊ से बनारस, अजराला, फरुखाबाद, उसके बाद जो घराना हुआ। पंजाब एकदम अलग है, पंजाब अलग है। क्यों ना पंजाब घराना का कोई ताल्लुक नहीं था दिल्ली घराना से, वो अलग से बना। वो पहले पखवाज बजते थे, फिर तबला का जो प्रवर्तन हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा नाम जो दो आता है, वो उस्ताद फिरोज खान साहब और उस्ताद कादिर बख्शी, जो पंजाब घराना को इतना कुछ बड़ा रिच घराना है। क्यों ना फिरोज खान साहब मेरे घर में ठहरते थे। मैंने पहले बताया, मेरा पिताजी जो स्टेट का राज्यसभा गायक था, स्टेट म्यूजिशियन था, उस स्टेट म्यूजिशियन था उस्ताद फिरोज खान साहब भी। और नाच में था बिरजू महाराज जगह चाचा और फादर अच्छन महाराज या शंभू महाराज। हाँ, तो ये लोग था उस स्टेट का, राजा चक्रधर सिंह का राज्यसभा का। वहां से पिताजी लेके आए थे पंजाब का फिरोज खान साहब को। फिरोज खान साहब को सुन के मेरा गुरुजी इतना मोहित हो गया था, मेरे पिताजी को, वालिद को कहते जे गनद्दा, अगर ये तबला नहीं मैंने सीखा तो मैं तो कुछ नहीं सीखा। कि मैं तो, मेरे पिताजी को, भाई तुम्हारा उस्ताद तो मुर्शिद खान साहब है फरुखाबाद का। बोला है, मैं जानता हूं, लेकिन तब भी अगर ये तबला हमको सीखना जरूरी है। 5 साल सीखा था, मेरे घर में 5 साल ठहरे थे उस्ताद फिरोज खान साहब। फिरको खान साहब मेरे पिताजी के 2-3 रिकॉर्ड है मेरे पास, बजाए थे। सबसे बड़ी बात एक अब कहने का जरूरत है, ये जो मैं कुछ दिन पहले उस्ताद अहमद फिरको खान साहब के बारे में कुछ कहा था। हर तबलिया को कुछ गाने का अंदाजा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये लोग गाते थे, फिरको खान साहब गाते थे, ये लोग गाना भी जानते थे, इसीलिए अच्छा तबला संगत करने का इतना अच्छा मिलजुल होता था। मेरे ये मैसेज है, जो जितना म्यूजिशियन है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, गाना करते हैं, ये लोग को भी तबला का अंदाजा होना चाहिए। तबला सीखने का जरूरत नहीं है, ताल के बारे में अंदाजा होना चाहिए, ताल के बारे में चर्चा करना चाहिए, तबलिया के साथ बैठना चाहिए, तब तो गाना और भी बहुत बड़े रास्ते में जाएगा, और भी बड़ा होगा। जो गवाइया, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर तबला में स्ट्रांग है, ताल में, उन लोग को गाना बजना दूसरा एक स्मेल होता है। ये मेरा बड़ा, क्या बताए, सही बता रहे हैं। तो और क्या तबले के बारे में बताया, आप बताओ और क्या सुने। ये हो गया नहीं, तबला में आप दिल्ली घराने में किसको याद करना चाहेंगे? अरे भाई, दिल्ली घराना में तो दिल्ली से ही तो है सुखा। हाँ सुखा, तू तबला, तू दिल्ली घराना में बहुत है भाई। दिल्ली घर से जब अच्छा गा, वो तो लोग गांव में जाके घर बना लिया, एक घराना बना लिया। इसीलिए प्रॉपर दिल्ली में वो हंसू खा का जो लड़का, उनके लड़का वो लोग था, वो भी मैंने चर्चा किया। अगर तुमने चाहते हो तबले के बारे में, तो और भी एक बार तबले के बारे में कुछ हमको कहने के लिए बुलाओ। मैं पूरा घराना लेके बता सकता है, मुझे मालूम है, मेरा पास ये सब है। और मैं पिताजी के पास सुना था जो ये घराना कैसे कैसे बना, कैसे कैसे आगे गया, कैसे कैसे हुआ। मैं तो अभी मेरा दोस्त था, मैं दिल्ली घराना की बात करते तो मैं लतीफ के बारे में भी कुछ कहूंगा। इतना अच्छा तबला बजाते थे, बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगते थे लतीफ भाई। और दिल्ली का आप और भी है, सफात, कौन सा सफात भी दिल्ली का कुछ बजाते थे। चमनलाल भाई खान साहब को लड़का था, मैं ठीक बता रहे हो ना? छम्मा खाता। हाँ, छम्मा, राइट।
तो सफाद भी मेरा भाई जैसा था। तो दिल्ली में तबला भी बजा, दिल्ली से ही तो तबला पैदा हुआ जी। उससे बाद दुनिया गया। तो और बताओ क्या सुनने चाहते हो? अगला जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दादा, आप हमको शिप्रा दी के बारे में कुछ बताइए। और शिप्रा जी का जो, हाँ मैं बता रहे हैं शिप्रा जी पंडित जी का काका का गांडाबंद स्टूडेंट, 10 साल उन्होंने गाना सीखा, ध्रुपद ख्याल सीखा। ये जो उन लोग का स्टूडेंट है वो लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते। क्यों ना शिप्रा जी कभी कुछ नहीं बताते थे, बड़ा इंट्रोवर्ट थे, उन्होंने बड़ा अजीब सा कलाकार थे। उन्होंने कभी प्रोग्राम के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी को कहे नहीं भाई हमको प्रोग्राम दो। अरे उन्होंने घर में बैठते थे, अच्छा खाना पकाते थे, गाना करते थे, सिखाते थे, पान खाते थे। जब किसी ने बड़ा इज्जत दे के ले जाते थे तो गाना गाते थे। दिल्ली में काफी शिप्रा जी को चर्चा होता था। चर्चा एक जमाना में शिप्रा जी दिल्ली में ठहरते थे नैना दी का घर में। नैना देवी को जानते हो ना? जी गौरव जी, नैना जी, हाँ। तो उनके घर में तो उन्होंने उनके तो दिल्ली में बहुत गाना बजना किया, मुंबई में किया, बहुत ही गाना बजना किया। लेकिन उन्होंने इतना कंजर्वेटिव था, अगर कोई ने बोला तो गाने के लिए किसी को जिंदगी में बोलने नहीं देखा। इतना सुरीला कलाकार मेरा वाइफ नहीं, मैं एक कलाकार होके बता रहे हैं, शिप्रा जी को जैसा कलाकार बनना मुश्किल है। क्यों ना, एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा। भगवान का यानी अल्लाह ताला का दुआ से ही आर्टिस्ट बनता है। तुम जितना रियाज करो, जितना जो भी करो, अगर उनके अगर दुआ नहीं होगा तो वो कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं होता है। उनका दुआ जरूर। मैं जिन कलाकार को बारे में बताया, ये सब भगवान का, खुदा का देन है, उनके सुपुत्र है सब। तो और क्या मैं गौरव दा, अगर आप परमिट करें तो मैं क्वेश्चन दादा से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत दिन तक एसोसिएटेड थे। रिलेशन क्या था? नहीं अब मैं जाने के जब चीना माँ को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, वो गुरु माँ है मेरा। मैं अनुष्का को बहुत प्यार, बहुत बधाई, बहुत देना, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और भी बजाए, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को रोशन करे, पिताजी का नाम आगे बढ़ाए। पिताजी को जैसे तुमको सिखाया, जैसे तुमको रास्ता दिखाया, उसी रास्ता पे जाओ, चलो। तो तुमने दुनिया तुमको जय होगा, तुम बहुत अच्छा रहो, भगवान का दुआ मांगता हूँ। और चीना माँ प्रोग्राम और बोलने का टाइम है क्या बताना है? मैं एक लास्ट क्वेश्चन क्या लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हेलो, क्योंकि आप बहुत दिन तक एसोसिएटेड थे, आप जाते थे लोधी स्टेट। आपने मुझे जिक्र किया था कि आप बनारस में रिम्पा फेस्टिवल में भी आपने गए थे। ये सब तो बताइए भाई। एक दो बताएंगे। एक है रिम्पा फेस्टिवल बनारस में होता था। क्यों ना, उन्होंने बनारस में पैदा हुआ था, उनके सेक्रेटरी था दुबे जी। तो उनके घर भी है, अभी भी है, पंडित जी का घर 3 तल्ला बिल्डिंग है, और बड़ा अच्छा जमीन लेके। तो वहां रिम्पा फेस्टिवल होते थे 3 दिन 4 दिन का, और 3 4 सोलोवार्ड। एक दिन उस्ताद बिलात खां बजाया, एक दिन उस्ताद अली अमर खां बजाया, एक दिन निखिल बनर्जी बजाया, एक दिन पंडित जी खुद बजाया। यही से होता था। तो उसमें बहुत सारे कलाकार पार्टिसिपेट किया था। मैं भी 2 दफे 3 दफे गए बजाने को। तो ये सब किया। और एक फेस्टिवल के बारे में बताएंगे। वो दिल्ली में प्रगति मैदान में अपना उत्सव हुआ था। वो उस टाइम एमपी था राजीव गांधी, उनके सेक्रेटरी था राजीव सेठी। उन्होंने बनाया था वो पुराना स्टाइल के हिसाब से। पहले जमींदार लोग, राजा लोग क्या करते थे, वो मैदान में टेंट बनाते थे, टेंट में कलाकार को ठहराते थे, उसमें ठहराते थे, और उसके बाद राज्यसभा में गाना बजाना कर, उसी ढंग से हुआ था। तो उसमें पंडित जी अनाउंसमेंट किया, बोले देखिए मैं जिंदगी में पहले दफे ओपन एयर में बजा रहे हैं,
गाछ का पेड़ का नीचे सेज बना के उन्होंने बजाया, 3 घंटे के ऊपर बजाया और सारे भारत इंडिया का सब सारे कलाकार सामने बैठा था। तो एक तरफ वो आशीष दादा को लेके बैठा था, एक तरफ शिप्रा जी को लेके बैठा था। पहले 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने अकेला सोलो बजाया, उसके बाद इन लोग को लेके बजाया, जो एक साथ कैसे गाना बजना होता है ये भी दिखाया। तो तबले में हमको मौका दिया था बजाने को। इसके बाद ओपन एयर में और एक दफे बजाए थे उन्होंने, ज्यादा दिन पहले नहीं, वो आगरा में जो वो क्या ताजमहल के पास बाजू में जो हुआ था उसमें उन्होंने बजाए थे, वो भी बड़ा अच्छा हुआ था। तो ये सब बहुत सारे प्रोग्राम मैंने ज्यादा नहीं बजाया, मैं नहीं बताऊंगा ये 100 बजाया 200 बजाया, मैं 4-6 बजाया, लेकिन बड़ा प्रेम से बजाया, बड़ा दिल लगा के बजाया, बहुत सीखा है। मैं यही बार कहूंगा, मैं बजाया कम उनसे, लेकिन हम ज्यादा सीखा है उनसे। गाना बजना कैसे किया जाता है, संगत कैसे किया जाता है, टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या क्या सहवत होना चाहिए, ये सब मैंने उनके पास सीखा। मेरे गुरु पास तो सीखा ही हूं मैं उनके पास भी सीखा। तो बस यही मैं कहूंगा, और आप लोग अच्छा रहे। और ये फेस्टिवल होना चाहिए, संगीत सूर्य पंडित रविशंकर फेस्टिवल होना चाहिए कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में और बेंगलोर या मद्रास, जहां भी हो, ये 4 सिटी में होना चाहिए। ये आप लोग देखो, नवरुण भाई तुम जरा से इसके बारे में चर्चा करो, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा मदद करने को। गौरव भाई, तुम पंडित जी का चाचा का जितना सागरेद है अभी भी जिंदा है, तो चला गया बहुत, हाँ अभी भी बॉम्बे में कार्तिक दा है, अभी इधर इंदोदा चला गया, सब कुछ चला गया, रमेश चला गया, बहुत कलाकार चला गया, विशु भाई है, जितना उनके कलाकार जितना अभी ज्यादा नाम कमाया, ज्यादा अच्छा बजा रहे हैं, तो उन लोगों के सब जरा सा कांटेक्ट करके ये होना जरूरी है। क्योंकि देखो, जो अच्छा गाना बजना उन्होंने दे के गए हैं, उसको संभालना, उसको आगे ले जाने को हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोग का फर्ज बनता है। मैं ये बोल के पंडित जी को बहुत प्रणाम, उनके बहुत प्रणाम, उनके आशीर्वाद, बस उन्होंने, हाँ बोलो, এটা কানেকশনটা দিতে হবে, শেষ হয়ে যাবে, 1 পয়েন্টে আছে, দিয়ে দাও ভাই, শেষ হয়ে গেছে, দিয়ে দাও বলছি না, আপনি চলে গেছে। ठीक है गोविंद दा, बहुत अच्छा लगा आप आए, आप हम लोग के साथ जुड़े, आपने हम लोग को दर्शकों को सब नई चीजें बताएं, अपनी जो मेमोरीज थे उसको शेयर करके हम लोग को बहुत अनुभूत किए। आपको आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी मिलेंगे। गौरव दा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम अब्रॉड। आई होप दैट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, वेरी सून यू लैंड टू इंडिया। We have other aspects of the program on our pipeline. Yes. And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, do join us next week, Sunday, 8 p.m. with our 65th episode. Thank you.